महिला की लड़ाई अपने पति से होती है और लड़ाई के बाद वो गुस्से में घर से निकल जाती है और बाहर उसको 60 साल का वो बूढ़ा मिलता है जो उसको सहारा देता है, उसको समझाता है, बुझाता है और अपने घर लेकर पहुंचता है। वहां पर ले जाने के बाद वो उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ रेप करता है और फिर वो उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद वो उसकी लाश को फेंकता नहीं है बल्कि आरी लेकर आता है, चाकू लेकर आता है और अपने घर के अंदर उसी लड़की की लाश को काटना शुरू करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। घंटों तक बराबर वो आरी चलाता रहता है, लड़की के पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से में टुकड़ों में बदल देता है और उन टुकड़ों को ले जाकर ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं उनमें ले जाकर अलग अलग ट्रेनों में रख देता है और ट्रेनें अलग अलग निकल जाती हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रेनें पहुंचती हैं और वहां पर ये पुलिस को टुकड़े मिलते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो लड़की कौन थी, वो बूढ़ा उसको अपने घर कैसे ले गया और फिर उसने ये जो रेप की घटना को अंजाम दिया तो टुकड़े उसने क्यों किए। और सबसे बड़ा सवाल कि जब अलग अलग ट्रेनों में जाकर वो टुकड़े पुलिस को मिले तो पुलिस कातिल तक कैसे पहुंच पाई। ये जो पूरी घटना है ये बेहद ज़्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर होता रहता है कि लड़ाई हुई, गुस्से में बच्चे चले जाते हैं, लड़के लड़कियाँ सब चले जाते हैं और एक गुस्से में घर से जाने का अंजाम क्या होता है वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, उनके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपने कोई कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, कोई भी कमेंट कर दें जो आपके दिमाग में कोई सवाल हो। मैं वीडियो के आखिर में आपके भी कमेंट को पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है उस घटना की तरफ बढ़ते हैं। तो घटना मध्य प्रदेश की इंदौर की है। इंदौर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन बराबर चलती जा रही थी। तो ये बात 9 जून की है। 9 जून को ये ट्रेन अपने सफ़र के लिए चल रही थी। बराबर उसके अंदर यात्री चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। लेकिन उसी बीच एक बोरा जो वहीं पर रखा हुआ था, जो दरवाज़ा है उसके पास एक बोरा रखा हुआ था और कुछ लोगों का जो लंबा सफ़र कर रहे थे उनका ध्यान जाता है कि इतनी सारी सवारियां चढ़ गई, उतर गई, लेकिन ये बोरा कोई लेकर नहीं पहुंचा। मतलब किसी ने ये बोरा नहीं उठाया। वो लोग एक दूसरे लोगों से पूछते हैं कि ये बोरा आपका है, आपका है। और जब उनको लगता है कि शायद कोई सवारी ये बोरा भूल गई है और हो सकता है इसके अंदर कोई कीमती सामान हो, तो कुछ लोग उस बोरे को खोलते हैं। उसके अंदर एक प्लास्टिक की जो बोरी होती है जिसमें आटा वगैरह आता है वो बोरी थी, वो बंधी हुई थी। तो वो शख्स उस बोरी को ऊपर से खोल कर देखता है कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज़, मतलब क्या रखा हुआ है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भारी सी चीज़ थी और कुछ लंबा सा था उसके अंदर। जब वो शख्स उस बोरी को खोलता है, 2-3 लोग मिलकर जब खोलते हैं, जैसे ही अंदर देखते हैं तो वो वहीं पर चीख जाते हैं। ट्रेन में मानो खलबली सी मच जाती है, ट्रेन में भगदड़ सी मच जाती है, क्योंकि उस जो बोरा था उसके अंदर पूरी एक कटी हुई टांग लड़की की रखी हुई थी, कई सारे टुकड़े थे, लड़की का शरीर उसके अंदर पड़ा हुआ था उस बोरे के अंदर। फ़ौरन जो इंदौर रेलवे स्टेशन की पुलिस, उनको सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, खलबली मच जाती है कि स्टेशन इंदौर ट्रेन में, इंदौर की जो ट्रेन है उसके इंदौर स्टेशन पर ही एक लाश के टुकड़े मिले हैं। पुलिस लाश के टुकड़ों को उतारती है, पूरी ट्रेन की छानबीन करती है कि शायद और भी टुकड़े हों, लेकिन और बोरा नहीं मिलता, सिर्फ एक बोरा था। उन बोरे को उतारा जाता है, उसमें लड़की की जांघ थी और काफ़ी सारे टुकड़े थे, लेकिन चेहरा वगैरह कुछ नहीं था। अब सवाल ये था कि ये ट्रेन कहाँ से आई है और इस ट्रेन में इतने रास्ते रूट पे से आई है, किस रूट पर इसके अंदर टुकड़े रखे गए हैं या फिर इंदौर में ही ये टुकड़ा रखा गया है, बोरा रखा गया है। अब पुलिस के लिए सवाल था, पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी थी। सवाल ये भी था कि आखिर कौन लड़की है और हो सकता है कि गुमशुदा हो और ये कहाँ से आई है। ढेर सारे सवाल थे। कुल मिलाकर पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी। वहीं 9 जून से जैसे ही 10 जून लगती है और 10 जून को उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है उसके स्टेशन पर भी ऐसे ही एक बोरा मिलता है। लोग समझते हैं एक दूसरे का होगा और जब लोग खोलते हैं तो वहाँ भी खलबली मच जाती है और वहाँ भी अफरा तफरी का मामला हो जाता है। अब उत्तराखंड पुलिस से ये क्या नाम है, इंदौर पुलिस को सूचना मिलती है, दोनों कांटेक्ट में होते हैं कि हमें इतने हिस्से मिले हैं। वहाँ पर जो ऋषिकेश था वहाँ पर ऊपर का हिस्सा मिला था, स्तन, ये सीना मीना जितना भी था ये सब मिला था, आधे हिस्से इधर थे।
अब ये हिस्से अलग अलग ट्रेनों में मिलना शुरू होते हैं। देहरादून की ट्रेन में भी हिस्से मिलते हैं। पुलिस को कुल मिला के पता चल जाता है कि एक लड़की की लाश को ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में हिस्सों में रखा गया है, लेकिन ये लड़की कौन है ये पुलिस को नहीं पता। पुलिस पूरे जितने भी इलाका है, जितना भी वो ज़िला है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ज़िलों में एक फ़ोटो मतलब भेज देती है कि ये टुकड़े मिले हैं, कोई भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो कांटेक्ट करें। लड़की के जो कपड़े वपड़े थे वो भी मतलब जो हाथ में अंगूठी वगैरह थी और जो पहचान थी उसकी फ़ोटो वगैरह खींचकर अपलोड कर दिए जाते हैं कि किसी की हो पहचान हो सके। अब ये पुलिस का ढूंढने का सिलसिला 10 जून से 12 जून लगती है और 12 जून को पुलिस की छानबीन बराबर चल रही थी कि इसी बीच पुलिस की छानबीन बराबर चल रही थी। अलग अलग थानों में पुलिस पता कर रही थी कि शायद कहीं किसी लड़की की, महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। के उसी बीच जो मध्य प्रदेश का रतलाम ज़िला है और रतलाम ज़िले का बिलपाक थाना है, वहाँ पर एक परिवार वाले आते हैं। एक लड़का आता है और वो बोलता है कि साहब मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, वो 6 जून को गुस्से में मेरी उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो 6 जून को घर से निकली थी और उसके बाद वो अपने मथुरा जाने की बोल कर गई थी, क्योंकि जो उसका मायका है वो मथुरा में है और वो अकेले निकल गई थी। हमने उसको बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली और जब हमने मथुरा में पता किया तो मथुरा में उसकी जो मायके वाले उन्होंने बोला कि वो यहाँ पर नहीं आई है। हमें ऐसा लगा था कि शायद जो मायके पक्ष के लोग हैं वो मेरी पत्नी को छिपा रहे होंगे, क्योंकि मेरी उससे अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था और हो सकता है वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो, ऐसा भी मुझे लगा था। हमने 6 दिन तक अपनी पत्नी को ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई पता नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। जो वहाँ की पुलिस थी बिलपाक थाने की, वो बोलती है आपकी कोई फ़ोटो वगैरह हो तो ज़रा दिखाओ। तो वो पति अपनी पत्नी का फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी की उम्र लगभग 35 से 36 साल है और वो रात के टाइम निकली थी। अब पुलिस सोचती है कि जब ये निकली है तो डायरेक्टली ये जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँची होगी और दूसरी तरफ जो फ़ोटो, जो शरीर के टुकड़ों के हिस्सों के अंगूठी वगैरह के फ़ोटो थे वो उस लड़के को दिखाए जाते हैं कि शायद देखना ज़रा ये शरीर के हिस्से मिले हैं, क्या कहीं तुम्हारी पत्नी की तो नहीं है। जैसे ही पति देखता है तो वो चीखें मारकर रोने लगता है। वो बोलता है कि ये जो शरीर है, ये जो अंगूठी है और ये जो कुछ है ये मेरी पत्नी का है। जो पैर की जो बिछिया थी वो उसकी पत्नी की थी, वो पहचान लेता है। पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि जो टुकड़े मिले हैं वो यहीं रतलाम की रहने वाली लड़की की हैं, जो गुस्से में अपने घर से अपने पति की लड़ाई होने के बाद निकली थी और मथुरा जाने के लिए वो निकली थी। पुलिस को पता चल जाता है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर वो पहुंची होगी और ज़रूर वहीं पहुंची होगी शायद। तो जितना भी जो इलाका था रतलाम से निकलने का उसका, वो इलाके के बारे में पता किया जाता है और जो रतलाम से उज्जैन स्टेशन है, क्योंकि वही एक स्टेशन है जहां से मथुरा की ट्रेन मिलती है। पुलिस सारे रूट को पता करती है, जांच पड़ताल करती है, हर एक जगह के कैमरों को चेक करती है और चेक पति को साथ में लेकर करवाती है। और उसी बीच उज्जैन रेलवे स्टेशन की जब कैमरे चेक किए जाते हैं तो उसके अंदर आती हुई जो लड़का था उसकी पत्नी दिख जाती है। वो अंदर की तरफ कैमरे में दिखती है कि वो अंदर की तरफ आई है और आकर बैठी है, लेकिन वहीं पर एक शख्स उससे बातचीत कर रहा है, कोई बूढ़ा सा आदमी है। और बातचीत करने के बाद वो वापस ट्रेन में नहीं बैठी है, वो वापस स्टेशन से बाहर चली गई है रात के टाइम। और स्टेशन में किसके साथ बाहर गई है पति को दिखाया जाता है कि इस बूढ़े आदमी को तुम जानते हो। बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये बूढ़े का और मेरी पत्नी का क्या संबंध है, ये बूढ़े के साथ कहाँ गई, क्या मामला है, कुछ नहीं पता। पुलिस उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करना शुरू करती है। उस जो बूढ़ा आदमी था उसके बारे में जगह जगह पर फोटोज़ लगाए जाते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जब पूछा जाता है तो हर कोई बताता है कि ये बूढ़ा तो वो है जिसका नाम कमलेश पटेल है, जो ज़्यादातर स्टेशन पर आता रहता है और जो थोड़ा बहुत सामान होता है यहाँ से बीन बान कर ले जाता है। स्टेशन पर आने का इसका शौक़ है, सब लोग इसको जानते हैं। फ़ौरन पुलिस जाती है और जो कमलेश पटेल था उसको गिरफ्तार कर लेती है। कमलेश पटेल की उम्र 60 साल थी। 60 साल के बूढ़े को गिरफ्तार किया जाता है। अभी किसी को भी यकीन नहीं था कि इस बूढ़े ने इस घटना को अंजाम दिया हुआ, क्योंकि 60 साल का बूढ़ा भला ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों करेगा, उसकी भला उस लड़की से क्या दुश्मनी। अब जब 60 साल के बूढ़े को गिरफ्तार किया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसको वीडियो दिखाए जाते हैं। तो जो बूढ़ा था कमलेश पटेल, वो बोलता है कि उस रात 6 जून की रात मैं उस स्टेशन पर टहल रहा था कि उसी बीच मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरा अंदर से
मैं उसके पास जाता हूँ, अंदर से हवस जागती है और फिर मैं उसके पास जाकर उससे पूछता हूँ कि बेटी क्या हुआ, कैसे परेशान हो, यहाँ पर बैठी हुई हो, इतनी सारी ट्रेनें आई चली गई लेकिन तुम किसी भी ट्रेन में नहीं बैठी। तो बोलती है कि मुझे मथुरा जाना है लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई है, मैं मथुरा जाना नहीं चाहती, अपने पति के पास वापस भी जाना चाहती हूँ लेकिन गुस्से में भी हूँ, मैं क्या करूँ बाबा। वो मुझसे जब ये बात बोलती है तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा घर है, मेरा घर बिल्कुल खाली रहता है, तुम मेरे घर पर थोड़ा बहुत आराम करो और सुबह वापस अपने पति के पास चली जाना, कोई गुस्सा गर्मी नहीं, मैं तुम्हारे पति के पास ले जाकर तुम्हें छोड़ आऊँगा। लेकिन बेटी यहाँ पर स्टेशन पर बैठना पूरी रात बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पर बहुत गलत गलत लोग होते हैं, तुम मेरे साथ चलो, पास में ही स्टेशन के पास मेरा घर है, वहीं पर ले चलता हूँ मैं तुम्हें खाना पीना खाना, और मैं उसको अपने घर ले आता हूँ। घर लाने के बाद जब मैं उसको खाना देता हूँ तो उसमें नींद की गोलियाँ मिला देता हूँ, वो गोलियाँ नींद की खा लेती है खाने के साथ, और उसके बाद वहीं जो चारपाई थी वहाँ पर सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद मेरी हवस और ज़्यादा जाग जाती है, मैं उसका बस इंतज़ार कर रहा था कि ये नींद में चली जाए, थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन मैं जल्दबाजी कर देता हूँ, उसे ठीक से नींद नहीं आ पाती, और जैसे ही मैं उसके ऊपर पहुँचता हूँ, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता हूँ, तो वो ख़ुद को बचाने लगती है, चीखने लगती है, और कहीं चीखों की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी ना आ जाए, बाहर से लोग ना आ जाए, इसीलिए रात के लगभग 10 बजे के टाइम ही मैं उसके गले को दबाकर फंदा लगाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। अब मैंने उसकी हत्या कर दी थी, अब मैं लाश को कहाँ फेंकूँ। मैंने सोचा कि अगर लाश को इधर उधर फेंक दूंगा तो पता चल जाएगा, इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कितनी सारे क्राइम सीरीज़ मैंने देखी हैं, कहीं ना मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ और टुकड़ों को नॉर्मल मैं स्टेशन तो रोज़ जाता हूँ, अलग अलग ट्रेनों में रख दूँगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा ये कौन लड़की थी। इसीलिए मैं आरी लेकर आता हूँ और पूरे पूरे दिन 2-2 3-3 घंटे बैठकर मैं इस लड़की के टुकड़े करता हूँ। जो हड्डियाँ थीं जोड़ों से जो टूटती नहीं थी उनको आरी से काटता हूँ और मैं घंटों की मेहनत के बाद इसके टुकड़े कर देता हूँ। और बोरे लाता हूँ, पहले बोरी के अंदर पीसों को रखता, टुकड़ों को रखता और फिर उसको बोरे में डालता कि नीचे खून रिस कर बाहर ना आ जाए, और फिर टुकड़ों को ले जाकर जो इंदौर और नागदा और देहरादून वाली ट्रेनों में ले जाकर रख देता हूँ और सुकून से वापस अपने घर आ जाता हूँ। मुझे यकीन था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। वहीं जब पुलिस ये कहानी सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि हवस के चक्कर में एक बूढ़े ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। वहीं बूढ़े को उठाकर जेल भेज दिया जाता है, वो जेल चला गया। और दूसरी तरफ जिस पति की उसकी पत्नी से लड़ाई हुई थी, जब उसको ये कहानी पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल और लड़की के परिवार वालों का बड़ा बुरा हाल। जाहिर सी बात है कि एक गुस्से की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी चली गई। तो इस वीडियो से ख़ासकर ये भी सीखने को मिलता है कि अगर लड़कियों की परिवार वालों से लड़ाई हो जाए तो वो हरगिज़ अपने घर से बाहर ना जाएँ, सिर्फ अपने घर पर रहें। कि अगर आप गुस्से में बाहर निकल जाएंगी तो बाहर हैवान दरिंदे घूम रहे हैं जो आपको कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके भी कमेंट को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट कर दे। तो फिलहाल मैं कमेंट को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट किया है विजय कुमार ने। ये बोल रहे हैं, माज भाई मैं पाकिस्तान से सिंध का रहने वाला हूँ और मैं आपकी वीडियो वहीं से देख रहा हूँ। तो विजय कुमार भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आपको हिंदुस्तान की याद नहीं आती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान के हालचाल कैसे चल रहे हैं वो भी बताइएगा, मतलब आप पाकिस्तान में कैसे रहते हैं। और सैफ ऑफिशियल बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह से स्टोरी बताते हैं। शुक्रिया सैफ भाई कि आपको हमारी वीडियोस और स्टोरी अच्छी लगती हैं। मुरसालिम बोल रहे हैं, लव यू भाई, आपकी कहानी सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लव यू भाई, आपको भी लव यू टू। भुवन भाई बोल रहे हैं, माजा भाई, मेरा नाम माजा नहीं है, मेरा नाम माज भाई है। माजा तो वो होती है जो पीते हम लोग, कोल्ड ड्रिंक होती है वो होती है। तो मेरा नाम है MAAZ। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID मेरी नीचे लगी हुई है, इंस्टाग्राम पर इस ID को सर्च कीजिए और वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पर मैसेज कीजिए, हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। यूसुफ खान बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, आप ठीक हो ना? बिल्कुल यूसुफ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं और कहाँ से हैं यूसुफ भाई? रेशमा शेख बोल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को हमें ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए? अगर हम बच्चों को रोकेंगे टोकेंगे
तो वो क्राइम करने लगेंगे और हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत कर दे, इसलिए बच्चों को नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को छोटेपन से ही समझा कर रखेंगे, उनको ये बताएंगे कि माता पिता की इज्जत कैसे की जाती है, बड़ों का कैसे एहतराम किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। आप बचपन से ही उनको अच्छे हिसाब में रखेंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं। अब आप बच्चों को एकदम से आज़ादी दे दें, उनको फ़ोन चलाने दे रहे हैं, घूमने दे रहे हैं, गेम खेलने दे रहे हैं और फिर एकदम से सब चीज़ें छीन लें, तो बच्चा क्राइम करने लगता है। तो इसीलिए शुरू से अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, जिससे आने वाले वक्त में आपके बच्चे ना बिगड़ पाएँ। तो सबसे अच्छी यही बात है। हर्षिता वर्मा बोल रही है, भाई मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अब बच्चे किस पर भरोसा करें जब उनके माँ, उनके पिता ही, उनके पापा ही उनके साथ गलत करने लगे हैं। बिल्कुल, जो हिफाजत करने वाले हैं, जो रक्षक हैं, जब वही भक्षक राक्षस बन जाएंगे तो बच्चे किस पर भरोसा करेंगे? फिर तो क्राइम होता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है आप एक बेटी हैं और आपके साथ आपका परिवार, आपकी फैमिली गलत कर रही है, तो फिर कहीं और जाएं, पुलिस के पास जाएं, थाने जाएं, लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त ना करें, क्योंकि अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आप फ़ौरन एक्शन लें, फ़ौरन थाने जाएं और इज़्ज़त की ये ना सोचें कि हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। इज़्ज़त तो वैसे भी जा रही है, आपका पिता, आपका भाई आपके साथ अगर गलत कर रहा है तो। यूज़र बोल रहे हैं, माज भाई नमस्कार, आपकी वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, आप ठीक तो हो? मैं अजय अहमदाबाद से हूँ। बिल्कुल अजय भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती। लेकिन अब डेली वीडियो आएगी, और वीडियो इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि आप लोग कोई प्यार व्यार तो करता नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता। मैं रातों में इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप कोई कमेंट नहीं करते। देखिए अभी भी टाइम पता है कितना हो रहा है, रात के 1:34 हो रही है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप एक कमेंट भी नहीं करते हो। आपको मेहनत लगती है, इसलिए आप सोचते हो कौन कमेंट करे। हुरिया अंसारी बोल रही है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हुरिया अंसारी हूँ, फ़र्रुखाबाद से आपकी वीडियो देखती हूँ, आप बहुत अच्छे से बताते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए जो लोग गलत करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो हुरिया वालेकुम अस्सलाम। और शायद ये जो आप बता रही हो फ़र्रुखाबाद तो मैं एक बार आया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। आप क्या करते हैं वो भी बताइएगा। यूज़र बोल रहे हैं, मैं बिरहा गायक रविंदर राजा यादव चौबेपुर बनारस से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। बिल्कुल भाई, मैंने आपका नाम ले दिया है। फ़िलहाल में वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके भी कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से अभी जाएं और एक कमेंट कर दें, कोई भी सवाल कुछ भी कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा, आपका नाम लूँगा और जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें।